नमस्ते। वेलकम टू दुनियादारी। आज हम चर्चा करेंगे एआई और ऑटोमेशन के दौर में नौकरियों का भविष्य। आजकल जिधर देखो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, इन्हीं की बातें हो रही हैं। न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, मतलब हर जगह। और ये सिर्फ कोई नया टेक ट्रेंड नहीं लग रहा। ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान की कैपेबिलिटीज और मशीन इंटेलिजेंस के बीच के रिश्ते को फंडामेंटली, मतलब जड़ से बदल रहा है। हाँ। तो आज की इस बातचीत में हम यही समझेंगे कि इसका नौकरियों पर क्या असर पड़ रहा है, क्या सच में जॉब्स जाने का खतरा है और क्या नए मौके भी बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कितना गहरा है। ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। इसमें हमारे काम करने का तरीका, हमारी पूरी इकोनॉमी और शायद हमारे समाज को भी बदलने की कैपेबिलिटी है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, आंखें खुली रखकर, समझकर कि हो क्या रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आजकल एआई असल में कर क्या-क्या सकता है। मतलब कहाँ तक पहुंच गई है ये टेक्नोलॉजी। एआई कोई एक अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि कई चीजें हैं जो मिलकर इसे इतनी पावर दे रही हैं। सबसे पहले तो है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो बहुत सारे डेटा से खुद ब खुद सीखते हैं, पैटर्न्स पहचानते हैं और फिर प्रिडिक्शंस या डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, जैसे आपके फोन का फेस रिकॉग्निशन या एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट का आपकी बात समझना, ये सब इसी पर बेस्ड है। अच्छा, हाँ, ये तो काफी कॉमन हो गया है अब। और क्या है इसमें। फिर है रोबोटिक्स, जो अब एआई के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। तो अब रोबोट सिर्फ वो रिपीटेटिव काम नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे फिजिकल काम भी कर सकते हैं जिनमें थोड़ी डेक्सटेरिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी और थोड़ी समझ की जरूरत होती है। सोचिए वेयर हाउसेज में सामान उठाना रखना या कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग टास्क्स। और आजकल ये जेनरेटिव एआई का बड़ा शोर है। ये क्या चीज है, इसने तो काफी हलचल मचाई है। हाँ, जेनरेटिव एआई ने तो गेम ही बदल दिया है, कह सकते हैं। ये वो एआई है जो खुद नया कंटेंट क्रिएट कर सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है जैसे चैट जीपीटी वगैरह, इमेजेस बना सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है, यहाँ तक कि कोड लिख सकता है। अरे वाह। हाँ, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में असिस्ट भी कर सकता है। इसकी वजह से एआई की पहुंच अब फिजिकल लेबर से बढ़कर नॉलेज वर्क और क्रिएटिव फील्ड्स तक हो गई है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। सही कहा। और फाइनली एज कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी को भी नहीं भूलना चाहिए। मतलब डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही हो रही है। जरूरी नहीं कि डेटा हमेशा क्लाउड पर भेजा जाए। अच्छा। इससे रियल टाइम ऑटोमेशन और डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हो जाता है, जैसे स्मार्ट फैक्ट्रीज में या ऑटोनोमस व्हीकल्स में। कमाल है। तो ये सब टेक्नोलॉजी तो आ गई हैं। हाँ। और ये सिर्फ लैब्स में नहीं हो रहा, कंपनियां इसे तेजी से एडॉप्ट भी कर रही हैं, अपना रही हैं। बिल्कुल, दुनिया भर में एआई में इन्वेस्टमेंट तो रॉकेट की तरह बढ़ा है। कंपनीज एफिशिएंसी बढ़ाने, कॉस्ट कम करने, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने और सिंपली कंपेटिटिव बने रहने के लिए एआई सॉल्यूशंस डिप्लॉय कर रही हैं। बल्कि सच तो यह है कि पेंडेमिक ने इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और एक्सेलरेट कर दिया, मतलब तेज कर दिया। कई कंपनियों ने अपने ऑटोमेशन प्लान्स को, जो शायद 5 साल बाद होने थे, उन्हें जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया। अच्छा, ये बात है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। इसका सीधा मतलब तो यही निकलता है कि कुछ नौकरियां खतरे में हैं। कौन से सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। हाँ, ये एक सच्चाई है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। कुछ सेक्टर्स दूसरों से ज्यादा वल्नरेबल हैं, जहां ऑटोमेशन का असर पहले और ज्यादा दिख रहा है या दिखने की उम्मीद है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ तो ऑटोमेशन दशकों से है, पर अब एआई पावर्ड रोबोट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, जैसे असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह। ठीक है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स। ये एक बहुत बड़ा एरिया है। सोचिए सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स, कार्स, डिलीवरी ड्रोन्स, फुली ऑटोमेटेड वेयरहाउसेस। इनसे लाखों ड्राइविंग जॉब्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों पर सीधा असर पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। फिर रिटेल और कस्टमर सर्विस, हम देख ही रहे हैं, सेल्फ चेकआउट काउंटर्स, ऑटोमेटेड कियोस्क्स। अब एआई चैटबॉट्स ज्यादातर कस्टमर क्वेरीज हैंडल कर सकते हैं, कॉल सेंटर्स ऑटोमेट हो रहे हैं, तो इससे फ्रंटलाइन जॉब्स कम हो सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और डेटा एंट्री वाले काम, बहुत सारे रूटीन ऑफिस टास्क जैसे डेटा एंट्री, शेड्यूलिंग, फॉर्म प्रोसेसिंग, ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीएस सॉफ्टवेयर बहुत एफिशिएंटली कर सकता है। हाँ, ये आरपीए का काफी सुना है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी, बैंकिंग और फाइनेंस में भी एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, ऑटोमेटेड लोन अंडरराइटिंग, रोबो एडवाइजर्स जैसी चीजें आ गई हैं, जो कुछ ट्रेडिशनल एनालिस्ट और एडवाइजर रोल्स को बदल रही हैं। ये लिस्ट तो काफी लंबी है और चिंताजनक भी।
लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जैसे ही किसी जॉब में एआई आया, वो जॉब खत्म, या फिर काम करने का तरीका बदलता है? जैसे आपने कहा अकाउंटेंट, क्या उसकी जॉब पूरी तरह ऑटोमेट हो जाएगी? नहीं नहीं, ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। अक्सर पूरी जॉब खत्म नहीं होती, बल्कि जॉब के अंदर के जो टास्क होते हैं वो ऑटोमेट होते हैं। ज्यादातर जॉब्स में कई तरह के टास्क होते हैं, कुछ रूटीन, कुछ नॉन रूटीन। अच्छा। तो जो रूटीन टास्क हैं, जो काम रिपीटेटिव हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, रूल्स बेस्ड हैं, चाहे वो मैनुअल हों, हाथ से करने वाले, जैसे फैक्ट्री में एक ही पार्ट बार बार लगाना, या कॉग्निटिव हों, मतलब दिमागी, जैसे डेटा एंट्री करना, उन पर ऑटोमेशन का खतरा सबसे ज्यादा है। इन्हें एआई और रोबोट्स आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन जो नॉन रूटीन टास्क्स हैं, जिनमें क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटरैक्शन या अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में जजमेंट लेने की जरूरत होती है, वो एआई के लिए अभी भी बहुत मुश्किल हैं। अच्छा। हाँ, यहीं पर इंसान की वैल्यू बनी रहेगी, बल्कि शायद बढ़ेगी भी। तो आप कह रहे हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन बदल जाएगा, जरूरी नहीं कि जॉब ही चली जाए, फोकस शिफ्ट हो जाएगा रूटीन से नॉन रूटीन कामों पर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मशीनें रूटीन काम संभाल लेंगी, तो इंसानों के पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक कामों के लिए टाइम और एनर्जी होगी। तो ये जॉब ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ जॉब लॉस नहीं। इसे ऐसे देखना चाहिए। ये समझना जरूरी है। अच्छा, तो ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है और कब तक, कुछ अंदाजा है? मतलब कितना सीरियस लें इसे? देखिए, एस्टिमेट्स अलग अलग स्टडीज में थोड़े वेरी करते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की स्पीड पर, इकोनॉमिक फैक्टर्स पर और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर भी डिपेंड करता है। पर कुछ मेजर रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि 2030 तक ग्लोबली करीब 15% से 30% तक मौजूदा वर्क टास्क्स ऑटोमेट हो सकते हैं। टास्क्स, हाँ, टास्क्स, पूरी जॉब्स नहीं नेसेसरीली। लेकिन इसका मतलब फिर भी यही है कि करोड़ों लोगों को अडेप्ट करना होगा, नई स्किल्स सीखनी होंगी, या शायद करियर पाथ बदलना होगा। पर यह भी याद रखना चाहिए कि यह प्रोसेस ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा, और हर इंडस्ट्री, हर कंट्री में इसकी पेस अलग होगी। और इतिहास देखें तो हर मेजर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो या आईटी रेवोल्यूशन, ने जॉब्स डिस्प्लेस की हैं, पर लॉन्ग रन में नई टाइप्स की जॉब्स क्रिएट भी की हैं। हाँ, ये बात भी है। हाँ, बस वो ट्रांजिशन पीरियड हमेशा मुश्किल होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी स्किल्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं, मतलब पुरानी पड़ जाती हैं। राइट। यहाँ दिलचस्प बात ये है, तो क्या इस बदलाव से सिर्फ नौकरियां जा ही रही हैं या नई नौकरियां बन भी रही हैं? कहाँ उम्मीद दिख रही है, कहाँ ग्रोथ होगी, ये जानना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये सिक्के का दूसरा पहलू है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, क्रिएशन भी है। कई नई तरह की नौकरियां बन रही हैं। जैसे कि? सबसे ऑब्वियस है एआई डेवलपमेंट और मैनेजमेंट। जाहिर है, एआई बनाने, ट्रेन करने, डिप्लॉय करने, मैनेज करने और एथिकली गवर्न करने के लिए लोग चाहिए। डेटा साइंटिस्ट्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, एआई एथिसिस्ट्स, एआई ट्रेनर्स, इनकी डिमांड तो आसमान छू रही है। हाँ, ये तो है। फिर हैं ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन रोल्स। ऐसी जॉब्स बढ़ेंगी जहां इंसान एआई के साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे डॉक्टर्स एआई डायग्नोस्टिक टूल्स के साथ, डिजाइनर्स एआई जनरेशन टूल्स के साथ, फैक्ट्री वर्कर्स सुपरवाइजिंग रोबोट्स, जिन्हें रोबोट कोऑर्डिनेटर्स कह सकते हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स। इंटरेस्टिंग। तीसरा, ग्रीन इकोनॉमी जॉब्स। क्लाइमेट चेंज से लड़ने और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस बढ़ने से रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में लाखों जॉब्स बन रही हैं और बनेंगी। हाँ, ये बहुत बड़ा एरिया है ग्रोथ का। बिल्कुल। फिर हेल्थ केयर। हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है और नई मेडिकल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। नर्सेज, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट्स, टेक्नीशियंस, एल्डरली केयर प्रोवाइडर्स। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में भी, हाँ, एआई बेसिक कंटेंट बना सकता है, पर ह्यूमन क्रिएटिविटी, ओरिजिनल स्टोरी टेलिंग, यूनिक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कम नहीं होगी। लोग ऑथेंटिसिटी और ह्यूमन टच चाहते हैं। एआई यहाँ एक टूल बन सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं। ये अच्छी बात है। और हाँ, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। जैसे जैसे रूटीन चीजें ऑटोमेट होंगी, हाई टच पर्सनलाइज्ड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ट्यूटर्स, वेलनेस कोचेज, स्पेशलाइज्ड ट्रैवल एडवाइजर्स, पर्सनल स्टाइलिस्ट्स, एल्डरली कंपेनियन केयर। समझ गई। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स का। हिस्ट्री बताती है कि ऑटोमेशन से जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो या तो चीजें सस्ती होती हैं या प्रॉफिट्स बढ़ते हैं।
ये एक्स्ट्रा मनी फिर इकोनॉमी में कहीं और स्पेंड होता है, जिससे नई गुड्स और सर्विसेज की डिमांड पैदा होती है और उससे ऐसी जॉब्स बनती हैं जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं था। चैलेंज ये है कि प्रोडक्टिविटी गेन्स का बेनिफिट वाइडली शेयर हो, सब तक पहुंचे। ये जरूरी है। और एक बहुत बड़ा ग्रोथ एरिया है जिसे केयर इकोनॉमी कहते हैं। ऐसी जॉब्स जिनमें ह्यूमन इंटरैक्शन, एम्पैथी, इमोशनल सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड अटेंशन सेंट्रल हैं, जैसे चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, सोशल वर्क। इन कामों में वो यूनिकली ह्यूमन स्किल्स लगती हैं जिन्हें एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है स्किल्स के लिए? अगर फ्यूचर में थ्राइव करना है, कामयाब होना है, तो लोगों को क्या सीखना होगा? किस तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होंगी? स्किल्स का लैंडस्केप पूरी तरह बदल रहा है। फ्यूचर प्रूफ होने के लिए, मतलब भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए कुछ खास चीजें जरूरी होंगी। क्या? एक तो है टेक्निकल लिटरेसी। सबको कोडर बनने की जरूरत नहीं है, पर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, डेटा को समझना, डिजिटल टूल्स को कॉन्फिडेंटली यूज करना, ये फंडामेंटल बन जाएगा। बेसिक डिजिटल लिटरेसी। दूसरा और शायद सबसे जरूरी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब अडेप्ट करने की एबिलिटी, लगातार नई चीजें सीखते रहना, नई स्किल्स अपनाना, नए टूल्स अडॉप्ट करना और अपने नॉलेज को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना। क्यूरियोसिटी और लर्निंग एजिलिटी की होंगी। स्कूल कॉलेज के बाद पढ़ाई खत्म नहीं होगी। सही बात है। फिर आती हैं यूनिकली ह्यूमन स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो मशीन्स आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकती और जिनकी वैल्यू बढ़ेगी। इसमें है क्रिएटिविटी और इनोवेशन, नए आइडियाज जनरेट करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई, अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझना, एम्पैथी रखना, टीम वर्क, कोलैबोरेशन। अपनी बात इफेक्टिवली रखना, पर्सुएट करना, स्टोरी टेलिंग, नेगोशिएशन, एथिकल रीजनिंग और जजमेंट, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में राइट वर्सेस रॉन्ग का फैसला करना, बायसेस समझना, रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस लेना। एआई के जमाने में ये बहुत क्रिटिकल होगा। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना, अजम्पशंस चैलेंज करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करके सॉल्यूशंस निकालना। तो मतलब सॉफ्ट स्किल्स कह सकते हैं इन्हें। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स कह सकते हैं, पर यह पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। और आखिर में हाइब्रिड स्किल्स। सबसे वैल्यूएबल शायद वो लोग होंगे जो टेक्निकल नॉलेज को अपनी डोमेन एक्सपर्टीज और इन ह्यूमन स्किल्स के साथ कंबाइन कर सकें। इसे टी शेप्ड स्किल्स भी कहते हैं। एक एरिया में डीप एक्सपर्टीज, वो टी का वर्टिकल बार, और साथ में दूसरी डिसिप्लिन्स के साथ कोलैबोरेट करने की ब्रॉड एबिलिटी, वो हॉरिजॉन्टल बार। ये टी शेप स्किल्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब टेक्निकल स्किल के साथ साथ क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एक तरह का मिक्स एंड मैच करना होगा। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, जो शायद इंडस्ट्रियल एज के हिसाब से बना था, उसे भी फंडामेंटली बदलना होगा। बिल्कुल। मौजूदा एजुकेशन सिस्टम शायद फ्यूचर नीड्स के लिए एडिक्वेट नहीं है, पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। हमें ज़रूरत है लाइफ लॉन्ग लर्निंग मॉडल्स। एजुकेशन को स्कूल कॉलेज तक सीमित न रखकर पूरी वर्किंग लाइफ में कंटिन्यूअस लर्निंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने होंगे, जैसे माइक्रो क्रेडेंशियल्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, डिग्री से ज्यादा फोकस एक्चुअल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज पर होना चाहिए। लोग क्या जानते हैं से ज्यादा जरूरी होगा कि वो क्या कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्किल, इंटीग्रेशन ऑफ टेक एंड ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल स्किल्स स्टेम और ह्यूमन स्किल्स आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज को अलग अलग साइलोज में देखने के बजाय इंटीग्रेट करना होगा। फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दोनों तरह की थिंकिंग चाहिए। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रोड लर्निंग की जगह प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स पर ज्यादा जोर देना होगा। लर्निंग बाय डूइंग। ये सब सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, पर इस बड़े बदलाव के कुछ नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट्स भी तो हो सकते हैं। जैसे आपने इनइक्वालिटी की बात की थी शुरू में, क्या अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो सकती है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और पॉलिसी मेकर्स को, मतलब सरकारों को, इस पर सीरियस अटेंशन देना होगा। कई तरह के रिस्क हैं। इनकम इनइक्वालिटी, कैपिटल वर्सेस लेबर। ऑटोमेशन अक्सर कैपिटल ओनर्स को, मतलब जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट करती है, जबकि वर्कर्स जिनकी जॉब्स डिस्प्लेस होती हैं वो पीछे रह सकते हैं। इससे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। जियोग्राफिक डिस्पैरिटीज, टेक हब्स और वो सिटीज जहां फ्यूचर स्किल्स हैं वो और तेजी से ग्रो करेंगे,
जबकि पुराने इंडस्ट्रियल रीजन्स जहां ट्रेडिशनल जॉब्स थी वो पिछड़ सकते हैं। इससे रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ेगी। स्किल एंड एजुकेशनल डिवाइड्स, जिनके पास हाई स्किल्स हैं या एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड रीट्रेनिंग है वो अडेप्ट कर लेंगे, पर लो स्किल्ड वर्कर्स या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए ट्रांजिशन बहुत मुश्किल होगा। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट्स, ओल्डर वर्कर्स, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स या विमेन जो स्पेसिफिक सेक्टर्स में हैं उन पर डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर टारगेटेड सपोर्ट नहीं मिला। और इसके अलावा जॉब लॉस या इनसिक्योर वर्क का असर लोगों की आइडेंटिटी, उनके सेंस ऑफ पर्पस और सोशल कनेक्शंस पर भी पड़ता है। और लगातार रीस्किल करने का प्रेशर वो मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकता है। अगर बड़े पैमाने पर लोग फील करें कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा, तो सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा भी है। ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एक गहरा सोसाइटल इशू है। ये तो काफी चिंताजनक बातें हैं। तो इस चैलेंज से डील करने के लिए गवर्नमेंट्स, कंपनीज, सोसाइटी क्या कदम उठा सकती हैं? क्या सॉल्यूशन सोचे जा रहे हैं? देखिए, कोई एक सिंगल मैजिक सोल्यूशन नहीं है। एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए होगा, मतलब कई तरफ से काम करना होगा। कुछ की एरियाज पर फोकस करना होगा। रोबस्ट सोशल सेफ्टी नेट्स, लोगों को इकोनॉमिक शॉक से बचाने के लिए सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना होगा। इसमें बेटर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पोर्टेबल बेनिफिट्स जो जॉब बदलने पर साथ चलें शामिल हैं। कुछ लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) जैसे रेडिकल आइडियाज पर भी पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हाँ, UBI, इसकी बहुत चर्चा होती है। हाँ, जहां सिटीजन्स को रेगुलर अनकंडीशनल इनकम मिले। फिर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। गवर्नमेंट्स और कंपनीज को लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करना होगा एक्सेसिबल और रेलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। फोकस स्किल्स पर होना चाहिए जो फ्यूचर में डिमांड में होंगी। अप्रेंटिसशिप्स और वोकेशनल ट्रेनिंग को रिवैम्प करना होगा। ठीक है। तीसरा, प्रोएक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज। सिर्फ जॉब लॉस के बाद रिएक्शन देने की बजाय प्रोएक्टिव पॉलिसीज बनानी होंगी, जैसे वर्क शेयरिंग प्रोग्राम्स, काम के घंटे कम करके जॉब्स बचाना, सपोर्ट फॉर वर्कर ट्रांजिशंस, गिग वर्कर्स के लिए फेयर वेजेस और कंडीशंस इंश्योर करना। कुछ लोग ऑटोमेशन पे टैक्स लगाने का भी सुझाव देते हैं ताकि ट्रांजिशन फंड सपोर्ट किए जा सकें। अच्छा, ऑटोमेशन टैक्स, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और फिर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड फेयर कंपटीशन। ये इंश्योर करना कि AI टेक्नोलॉजी का बेनिफिट कुछ ही बड़ी कंपनीज तक सीमित ना रह जाए। कंपटीशन प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को AI अडॉप्ट करने में मदद करना इम्पोर्टेंट है। और आखिर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि ये ग्लोबल इशू है तो कंट्रीज को कोलैबोरेट करना होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने में, कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाने में और डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने में। ये UBI वाला आइडिया इंटरेस्टिंग तो है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? बहुत डिबेट होती है इस पर। हाँ, UBI पे बहुत डिबेट है। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये पॉवर्टी कम करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट देगा और लोगों को ऑटोमेशन के फेज में सिक्योरिटी देगा। क्रिटिक्स कॉस्ट के बारे में वरी करते हैं, वर्क इंसेंटिव्स पर पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में और इन्फ्लेशन के रिस्क के बारे में। अभी दुनिया में कई जगह छोटे स्केल पायलट्स चल रहे हैं जिनके रिजल्ट्स हमें बताएंगे कि ये कितना फीजिबल और इफेक्टिव है। ये डेफिनेटली एक आइडिया है जिसे एक्सप्लोर करना चाहिए, पर ये कोई प्रूवन सिल्वर बुलेट नहीं है अभी तक। राइट, समझ गई। तो मतलब AI को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय हमें इसे एक टूल की तरह देखना होगा जो हमारी मदद कर सकता है। ह्यूमन AI कोलैबोरेशन पर फोकस करना होगा। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, यही सबसे प्रोडक्टिव अप्रोच है। AI को ह्यूमन रिप्लेसमेंट की तरह नहीं, बल्कि ह्यूमन ऑगमेंटेशन की तरह देखना चाहिए। मतलब AI इंसान की कैपेबिलिटीज को बढ़ाए। AI वो काम करे जो वो बेस्ट करता है, डेटा प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकग्निशन, प्रिडिक्शन, और इंसान वो काम करे जो वो बेस्ट करता है, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स जजमेंट। इसके लिए 2 मॉडल सोचे जाते हैं। एक है सेंटोर मॉडल, जैसे चेस में ह्यूमन और कंप्यूटर की टीम होती थी। इसमें इंसान और AI एक्टिवली कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाते हैं। अच्छा। दूसरा है साइबॉर्ग मॉडल, जहां AI कैपेबिलिटीज इंसान के वर्कफ्लो में डीपली इंटीग्रेट हो जाती हैं, एसेंशियली इंसान की एबिलिटीज को एक्सटेंड करती हैं। ओके, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा जब टेक्नोलॉजी डिजाइन करते वक्त ह्यूमन नीड्स, सेफ्टी और वेलबीइंग को सेंटर में रखा जाए। ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन। सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए,
वर्कर्स को वॉइस मिलनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्लीमेंट हो, और फोकस सिर्फ एफिशिएंसी पर नहीं बल्कि मीनिंगफुल वर्क क्रिएट करने पर भी होना चाहिए। ये ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सब कुछ मिला के देखें तो आखिर भविष्य कैसा हो सकता है? व्हाट्स द फाइनल आउटलुक? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक या कुछ बीच का? देखिए, फ्यूचर प्री रिटन नहीं है, वो हमारी चॉइसेस पर डिपेंड करेगा। मोटे तौर पर 3 सिनेरियो सोचे जा सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, अगर हम सही पॉलिसीज बनाते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, बेनिफिट्स वाइडली शेयर करते हैं, तो एआई प्रोडक्टिविटी बूम ला सकता है। इससे शायद वर्किंग आवर्स कम हो जाएं, लोगों को ज्यादा फुलफिलिंग काम मिले और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी बढ़े, मतलब ज्यादा लेजर और क्रिएटिविटी का फ्यूचर। पेसिमिस्टिक सिनेरियो, अगर हमने इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं किया, वर्कर्स को ट्रांजिशन में सपोर्ट नहीं किया, तो एआई का फायदा कुछ एलीट्स तक सीमित रह जाएगा। इससे मैस अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कम पेइंग गिग वर्क बढ़ सकता है, सोशल डिविजन्स गहरी हो सकती हैं और इंस्टेबिलिटी आ सकती है। मडलिंग थ्रू सिनेरियो, बीच का रास्ता, जो शायद सबसे लाइकली है, मतलब चेंज ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे और अनइवन तरीके से होगा। कुछ सेक्टर्स बूम करेंगे, कुछ स्ट्रगल करेंगे, पॉलिसीज बनेंगी, कुछ काम करेंगी, कुछ फेल होंगी। सोसाइटी धीरे धीरे अडेप्ट करेगी, पर रास्ते में काफी मुश्किलें आएंगी। तीसरा वाला ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। हाँ, शायद। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी डेस्टिनी नहीं है। हम डिसाइड करेंगे कि एआई रेवोल्यूशन का आउटकम क्या होगा। हमारी पॉलिसीज, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी वैल्यूज ये तय करेंगी कि हम किस फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। गोल होना चाहिए जॉब ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ जॉब लॉस नहीं। हमें यूनिकली ह्यूमन कैपेबिलिटीज को वैल्यू करना सीखना होगा और एजुकेशन सिस्टम को रेडिकली रिफॉर्म करना होगा। बिल्कुल। भविष्य हमारे हाथ में है। एआई और ऑटोमेशन का ये दौर ह्यूमन प्रोग्रेस का एक सुनहरा अध्याय बन सकता है, अगर हम इसे इंटेलिजेंटली, एथिकली और इंक्लूसिवली मैनेज करें। इसके लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग, कोलैबोरेशन और ह्यूमैनिटी को टेक्नोलॉजी से ऊपर रखने की कमिटमेंट चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। जैसे जैसे मशीनें हमारे रूटीन काम संभाल रही हैं, हमारे काम में वो कौन सी खास इंसानी बात होगी जो हमें वैल्यूएबल बनाए रखेगी? वो क्या है जो सिर्फ हम कर सकते हैं और जिसे मशीनें शायद कभी नहीं कर पाएंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। जनरल स्टडीज के विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।